सबसे पहले बात तो कि क्या अगर पलवल ग्रामीण विधानसभा बनती है तो फिर उसमें क्षेत्र कौन सा हो सकता है। एक और चर्चा है कि रूंदी लाडिया का यानी कि ये जो 2-3 गांव इधर ब्राह्मण बाहुल्य है ये भी इस नई विधानसभा में हो सकते हैं और इस आधार पर जो स्वरूप बन सकता है पलवल ग्रामीण विधानसभा का वो इस प्रकार से आकार लेता हुआ आपको दिख सकता है। 2019 आया तो 2019 में फिर से दीपक मंगला को टिकट मिला, दीपक मंगला विधायक बने। 2024 आया, 2024 के अंदर गौरव गौतम को टिकट मिला और गौरव गौतम विधायक बने, यानी कि बैसलात के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ बस निहारते रह गए। सबसे बड़ा क्षेत्र होगा वो बैसलात का क्षेत्र होगा। इसके साथ इसमें जुड़ सकते हैं बैसलात के गांव, यानी कि बड़ौली से ले करके और जो बैसलात के क्षेत्र के लगभग 22-23 गांव कहे जाते हैं, जिनमें 1-2 नंगला मुस्लिम बाहुल्य भी हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण बाहुल्य भी हैं, ये कई गांव हो गए। इसके साथ ही इसमें हसनपुर तक के गांवों को लिया जा सकता है, यानी कि जो कुछ गांव होडल विधानसभा में है अभी। तो पहले बात यही कर लें कि क्या ये विधानसभा रिजर्व हो सकती है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैंने आपके साथ पिछले दिन एक वीडियो शेयर किया था कि परिसीमन होगा और डिलिमिटेशन यानी कि और परिसीमन के बाद पलवल लोकसभा सीट के रूप में सामने आ सकती है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत देखा और अपने कमेंट्स भी दिए। आज आपसे मैं बात करने चला हूं कि पलवल जिले के अंदर अगर परिसीमन के बाद विधानसभाओं की स्थिति क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लें कि पलवल विधानसभा सीट जो दशकों पुरानी विधानसभा सीट है, परिसीमन के बाद आपको ये 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई पड़ सकती है। जो सियासी सूत्र बता रहे हैं उसके अंदर पलवल विधानसभा आने वाले समय में, यानी कि अगर डिलिमिटेशन हो रहा है और डिलिमिटेशन के बाद जो नई रूप होगा, नया स्वरूप होगा, नई सज्जा होगी, जो उसके लिहाज से पलवल विधानसभा पलवल शहरी और पलवल ग्रामीण इस रूप में आपके सामने हो सकती है। और मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर पलवल ग्रामीण विधानसभा बनती है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी और पलवल ग्रामीण क्या रिजर्व सीट हो सकती है दलित के लिए, यानी कि एससी रिजर्व, एससी आरक्षित। पूरे विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात तो कि क्या अगर पलवल ग्रामीण विधानसभा बनती है तो फिर उसमें क्षेत्र कौन सा हो सकता है। अगर पलवल ग्रामीण स्वरूप में आ रही है तो उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि शहर के, यानी कि जो पलवल विधानसभा का जो शहरी क्षेत्र है उसमें एक एरिया लाइन पार का कहा जाता है, यानी कि रेलवे लाइन क्रॉस करके जो स्थान शुरू होते हैं, जिनके अंदर शमशाबाद कह सकते हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुराना था, यानी कि उसको हरिनगर कहा जाता है आजकल, ये क्षेत्र है। इसके अलावा सल्लागढ़, ये तमाम जो है ये दलित बाहुल्य इलाके हैं। इसके साथ इसमें जुड़ सकते हैं बैसलात के गांव, यानी कि बड़ौली से ले करके और जो बैसलात के क्षेत्र के लगभग 22-23 गाँव कहे जाते हैं, जिनमें 1-2 नंगला मुस्लिम बाहुल्य भी हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण बाहुल्य भी हैं, ये कई गांव हो गए। इसके साथ ही इसमें हसनपुर तक के गांवों को लिया जा सकता है, यानी कि जो कुछ गांव होडल विधानसभा में हैं अभी, उनको होडल से निकाल करके और जो पुरानी हसनपुर विधानसभा हुआ करती थी, जिसके अंदर एक हसनपुर कस्बा भी उसमें हुआ करता था, वो भी संभवतः पलवल ग्रामीण में आ सकता है। और अगर इधर चलते हैं तो फिर आप किठवाड़ी जो गाँव है, किठवाड़ी गांव क्रॉस करने के बाद, क्योंकि किठवाड़ी तो पलवल नगर परिषद में है, संभवतः किठवाड़ी से ही शुरू हो जाए क्योंकि वो रेलवे लाइन क्रॉस करके ही आता है। तो किठवाड़ी से ले करके और फिर आगे आप चल सकते हैं यमुना जी तक, यानी कि चांट गांव तक। किठवाड़ी उसके अंदर हुआ, उसमें सेहौल हुआ, पेलक हुआ, मीसा हुआ, घोड़ी हुआ, ये गांव आ जाते हैं। और इसके साथ ही एक और चर्चा है कि रूंदी लाडिया का, यानी कि ये जो 2-3 गांव इधर ब्राह्मण बाहुल्य है, ये भी इस नई विधानसभा में हो सकते हैं और इस आधार पर जो स्वरूप बन सकता है पलवल ग्रामीण विधानसभा का, वो इस प्रकार से आकार लेता हुआ आपको दिख सकता है। हालांकि अभी सभी चर्चाएं हैं और चर्चाएं चलती हैं तो चर्चाओं के पीछे कुछ ना कुछ बात जरूर हुआ करती है। धुआं वहीं उठता है जहां कहीं चिंगारी लगी हो, और ये तय है क्योंकि अभी सरकार का अगर देखें तो भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी हुआ है कि पहले फेज की जो जनगणना है, यानी कि सेंसेक्स है, वो शुरू हो जाएगा और अप्रैल से सितंबर के महीने के अंदर अंदर उसको पूरा कर लिया जाएगा जनगणना के काम को। इसके बाद आप मान लें कि फिर डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा। तो इसलिए
आप किन्हीं भी चर्चाओं को केवल हवाई चर्चा तो कह नहीं सकते। और डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होने की बात आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही हैं, कंटिन्यू बातें हैं ये। हालांकि इससे पहले भी हुआ था डिलिमिटेशन का काम, परिसीमन का, लेकिन उस समय पर ना तो कोई विधानसभा सीटें बढ़ी थी, ना लोकसभा के क्षेत्रों के अंदर कोई बदलाव किसी प्रकार का हुआ था। इतना जरूर था कि एरिया बदल गए थे। आज की स्थिति में अगर जो परिसीमन होने की बातें हैं तो उसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें भी निश्चित रूप से बढ़ने की बात है और लोकसभा की सीटें भी पहले से ज़्यादा होंगी। इसी लिहाज से मैंने आपसे पलवल लोकसभा की बात की थी और इसी आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पलवल के अंदर, पलवल विधानसभा में पलवल शहरी और ग्रामीण की क्या स्थिति होगी। अब अगर ये जो अंदाज मैंने आपको बताया है कि ऐसा हो सकता है कि पलवल शहर का लाइन पार का एरिया से ले करके और यमुना के बीच का सारा तमाम एरिया, और इधर आप समझें तो फिर अलीगढ़ रोड से चल करके और आगे हसनपुर तक जा करके ये एक चक बन सकता है जिसके अंदर की नई विधानसभा अस्तित्व में आ सकती है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो बैसलात का होगा। और क्या ये विधानसभा रिजर्व हो सकती है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। तो पहले बात यही कर लें कि क्या ये विधानसभा रिजर्व हो सकती है। अगर पलवल शहर से लाइन पार का एरिया काट करके और नई विधानसभा यानी कि जो पलवल रूरल जिसकी संभावना है उसमें जाता है तो उस लिहाज से फिर दलित मतदाताओं की संख्या वहां बड़ी तादाद में हो जाएगी। इधर हसनपुर भी जब रिजर्व हुआ करता था तो हसनपुर के रिजर्व होने के पीछे भी एक बड़ा कारण था हसनपुर कस्बे के अंदर आने वाली आबादी, और यहाँ लगभग 20,000 से ज़्यादा मतदाता जो लाइन पार के क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर दलित समाज की बहुतायत है। इस लिहाज से पलवल जो ग्रामीण विधानसभा बनती है उस स्थिति में ये विधानसभा यानी कि नई विधानसभा रिजर्व होने की तरफ भी अग्रेसित हो सकती है, बढ़ सकती है। अब बात आ जाएगी कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर क्या स्थिति बनेगी, और अगर ऐसा नहीं है, मैं आपको नहीं वाले अंदाज में लेके बता रहा हूं कि नहीं है तो क्या स्थिति बनेगी। इस एरिया के अंदर यानी कि जो नई विधानसभा अगर अस्तित्व में आती है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा वो बैसलात का क्षेत्र होगा। आपको ध्यान होगा जब 2007 में पलवल विधानसभा जिसके अंदर कि उसका आकार बदला था, प्रथला विधानसभा नई बनी थी और पलवल से कई गांवों को काट करके प्रथला में जोड़ा गया था, और इधर पलवल विधानसभा के अंदर बैसलात का क्षेत्र जो कभी होडल हसनपुर में हुआ करता था वो पलवल में आ गया था। उस समय बैसलात के अंदर खासकर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, खासकर वहां के यूथ हों, तो उनके दिल में अरमान जागे थे कि एक विधायक हो सकता है उनके बीच का, उनके क्षेत्र का, जिसे बैसलात का विधायक माना जा सकता है। 2009 से लेकर के 2024 तक 4 विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन एक भी विधानसभा चुनाव के अंदर ये जरूर है कि एक बार 2009 के अंदर जो पहला चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चौधरी विधायक बने, लेकिन सुभाष चौधरी भी उस बैसलात से नहीं आते थे। ये जरूर है कि गुर्जर समाज से थे वो, और उनको जबरदस्त समर्थन मिला था बैसलात का, जो उनके विधायक बनने का बड़ा कारण बना था। इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने थे। सुभाष चौधरी का कोई गांव बैसलात के अंदर उनका आता नहीं, खुद वो शहरी क्षेत्र से आते हैं। इस लिहाज से मैंने कहा कि बैसलात का उन पर बनने वाला कोई मोहर नहीं कह सकते थे कि वो बैसलात के विधायक बने। और विधायक बनना तो दूर की बात है, बैसलात के क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने मात्र एक बार 2009 का चुनाव छोड़ दें तो इसके अलावा किसी बैसलात के नेता को टिकट देने लायक भी नहीं समझा था, अपना प्रत्याशी बनाने लायक भी। 2009 में जरूर था कि अनंगपाल बैसला या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुए थे। हालांकि अनंगपाल बैसला सब कुछ फरीदाबाद से चलता है, लेकिन उनके साथ कहीं बैसला जुड़ा हुआ जरूर था। उस चुनाव में मैंने आपको बताया कि 2009 में सुभाष चौधरी विधायक बन गए थे इंडियन नेशनल लोकदल से। बैसलात का समर्थन उनको मिल गया था, और बैसला का कोई नेता, कोई विधायक बन जाए, असल में कहे तो तभी वो भ्रूण हत्या हो गई थी। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 मैं आपको बता देता हूं कैंडिडेट कौन रहे थे। 2009 में अनंगपाल बैसला कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो दौर था जब बीजेपी धरातल पर नहीं हुआ करती थी, राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को कहीं जन समर्थन नहीं मिला करता था। उसके बाद में 2014 आया, हरियाणा के अंदर बीजेपी में भी उठाव आया, तो हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार भी बनी थी, लेकिन यहां कैंडिडेट दीपक मंगला थे उस समय। 2019 आया तो 2019 में फिर से दीपक मंगला को टिकट मिला, दीपक मंगला विधायक बने। 2024 आया, 2024 के अंदर गौरव गौतम को टिकट मिला और गौरव गौतम विधायक बने, यानी कि बैसलात के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ बस निहारते रह गए।
जिन्होंने जमकर के वोट तो दिया लेकिन अपना कैंडिडेट के लिए वो निहारते रह गए कि क्या उनकी बात भी बन जाए। और अगर आगे देखें तो फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें। कांग्रेस पार्टी ने तो बैसलात की तरफ देखा ही नहीं कि वहां से भी कोई नेता हो सकता है। 2009, 14, 19, 24 चारों चुनाव के अंदर यहां से करण सिंह दलाल कांग्रेस के प्रत्याशी हुए। इवन कैंडिडेट देना तो दूर की बात है, कहीं सोच में भी नहीं आया था कि क्या करण सिंह दलाल का विकल्प कोई हो सकता है और क्या बैसलात से भी कोई आ सकता है। मसलन आप देख लें कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने इस क्षेत्र की अनदेखी की और या आप उसे कह सकते हैं कि कोई उन्हें बैसलात में तराशा हुआ हीरा नहीं मिला जिसको वो अपने मुकुट में सजा लें। मुकुट ही कहा जाता है जब राज बनता है, सरकारें बना करती हैं। इसके अलावा तमाम अन्य क्षेत्रीय दल कहें, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल की बात हो, चाहे बाद में जननायक जनता पार्टी बनी, चाहे तमाम पार्टियां हों, किसी छोटी पार्टी ने तो किसी कैंडिडेट को मत चुन लिया। मसलन जननायक जनता पार्टी और एएसपी के कैंडिडेट थे हरित बैसला पिछले चुनाव में, लेकिन इसके बावजूद भी वो हरित बैसला भी अपनी जमानत जब्त करवा बैठे। बड़ी बुरी तरह से बैसलात ने उनकी तरफ देखा ही नहीं कि कौन उनका कैंडिडेट है। और अगर अब परिसीमन के बाद तब की क्या स्थिति बन सकती है? अगर ये कहीं सीट रिजर्व हो सकती है तो फिर तो आप कह देंगे कि जैसे मैंने पहले बताया कि भ्रूण हत्या हो गई थी 2009 में बैसलात की, और अगर आगे कहेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि रिजर्व होने पर तो फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह ही जाएंगे। लेकिन अगर रिजर्व नहीं होती तो फिर क्या स्थिति बनेगी? कौन नेता होंगे? आपके बीच कुछ नाम जरूर बताऊंगा और उसके बाद फैसला आप पर छोड़ेंगे कि आप भी अपनी राय जरूर दें। बात मैं बैसलात वाली कह रहा हूं क्योंकि और पलवल रूरल सीट बनती है, अगर रिजर्व नहीं होती तो फिर आपको दर्जन भर से ज़्यादा चेहरे दिख जाएंगे इस समय जो वहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जो समझते हैं कि कहीं वो प्रतिनिधित्व करें या फिर उनकी तरफ उनकी राजनीतिक पार्टी की निगाह जाए। इनके अंदर उत्कर्ष चौधरी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे हैं और 2014 के बाद से ही लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। उसके बाद से ही हर लोकसभा चुनाव में वो अपने चचा जी का कार्यभार भी संभालते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर वहाँ पर कई नाम हैं। खुद स्पेशल बैसलात में रहने वाले सतवीर पटेल हैं। पिछले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव 2024 का हुआ, उन्होंने बड़ी सशक्त दावेदारी पेश की थी अपनी, कई पंचायत वगैरह भी की थी, लेकिन नाम कहीं चल नहीं सका था आगे। इसके बाद देखें तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि हरित बैसला भी यहाँ पर काम करते रहते हैं। मैंने बताया जेजेपी से कैंडिडेट थे पिछली बार, आजकल कौन सी पार्टी में मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं सोशल मीडिया पर ज़रूर जागरूक रहते हैं, कहीं लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे आकर के। उसके बाद देखें तो यहाँ हरीश बैसला थे, जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विपिन बैसला, और विपिन बैसला के लिए कहा जाता है कि उनकी जो खोज की गौरव गौतम ने बतौर नेता जिलाध्यक्ष बना करके जो प्रस्तुत किया, उसके पीछे भी एक बात जरूर रही कि बैसलात से अगर कोई बात आए तो विपिन बैसला भी हो जाएं। राम बैसला यहाँ पे मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे। आजकल इस समय मैं तो समझता हूँ कि उनकी बड़ी पीड़ा होगी। मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, फिर हटाए गए, फिर बनाए गए और आखिर हट गए, आज तो नहीं बन पाए। दिल में जरूर अरमान जागते होंगे उनके भी। और भी कई नेता हैं। करतार बैसला हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी में पुराने समय से सक्रिय रहे थे। हालांकि आज तक उन्हें कोई बड़ा स्थान तो नहीं मिला, लेकिन मन में हिलोर तो सभी के हुआ करते हैं कि कोई बात बन जाए। इसके अलावा और भी कई नेता ऐसे हैं इस क्षेत्र के अंदर जो अपने बारे में सोचते होंगे। संजय गुर्जर भी दावेदारी कर सकते हैं अगर नई सीट बनती है पलवल ग्रामीण से, तो क्योंकि संजय गुर्जर पहले भी कई बार, एक बार हथीन से टिकट मांगते थे, पिछली बार पलवल भी ट्राई कर रहे थे, दोनों बार बात नहीं बनी। किसान मोर्चा के अंदर लंबे समय काम भी किया है तो उनकी भी दावेदारी है। इधर महेंद्र भड़ाना को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। महेंद्र भड़ाना भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, पलवल नगर परिषद के पार्षद रहे हैं, सुभाष चौधरी और चौधरी कल्याण सिंह के परिवार से आते हैं, उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी। जब आगे चलेंगे तो फिर चाहे वो हसनपुर का क्षेत्र हो पुराने वाला, और चाहे फिर वो उसके अंदर जुड़ने वाला, आप उसे देशवाल खाप का कह सकते हैं, चांट की साइड में बाकी तमाम वहाँ पर गहलोत भी हैं, देशवाल भी हैं, उधर जाखड़ भी हैं, तमाम लोग हैं, यानी कि जो अलीगढ़ रोड पर जुड़ने वाले सभी गांव। ब्राह्मण समाज की वोट भी उधर जरूर थोड़ा सा पहले से ज़्यादा इजाफा होगा। क्या परिस्थिति बन सकती है? क्या वाकई पलवल विधानसभा ग्रामीण अस्तित्व में आ सकती है? अगर आती है तो क्या फिर उसको रिजर्व किया जा सकता है? क्या वो रिजर्व कोटे में भी जा सकती है? और अगर नहीं जाती तो फिर यहाँ बैसलात वर्सेस अन्य गांवों के बीच कौन से कैंडिडेटों में क्या क्या लड़ाई रहेंगी,
कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात आप बता सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।